गुड मॉर्निंग 12। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे बैरियर मेथड्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए यूज किया जाता है। बैरियर मेथड में ही एक टर्म है IUDs, दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी फीमेल्स बॉडी के अंदर यानी वेजाइना के थ्रू सर्विक्स या यूटेरस वाले पार्ट में एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सेस के थ्रू ये बॉडी में फिट किया जाता है। एक तरह का ये कॉन्ट्रासेप्शंस डिवाइसेस है जो प्रेगनेंसी से बचाने का काम करता है। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज़ पॉपुलर बैरियर मेथड। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. IUDs is known as intrauterine devices। मतलब एक तरह का ये डिवाइसेस है, इंस्ट्रूमेंट लाइक स्ट्रक्चर वाला होता है जो फीमेल वेजाइना के थ्रू यूटेरस वाले पार्ट में एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के थ्रू पुट किया जाता है, इंसर्टेड किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो मार्केट में अवेलेबल है वो 3 अलग अलग फॉर्म्स में है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs। ये दवा के फॉर्म में होता है जिसको लिप्स लूप कहते हैं। लिप्स लूप ये कॉमन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है जो नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में होता है। इसके बाद है कॉपर रिलीजिंग IUDs, यानी ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कॉपर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ सबसे बेस्ट है CUT, डैट इज कॉल्ड कॉपर टी और कॉपर ट्यूब। CU7 ये भी डिवाइस है। फिर मल्टी लोड 375 ये भी कॉपर का प्रेजेंटेशन इसके अंदर होता है। मल्टी लोड 375 ऑल आर कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस डैट इज CUT, कॉपर टी ऑल्सो कॉल्ड कॉपर ट्यूब, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs। अब हार्मोन रिलीज करने वाला इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स का यूज करता है। यह है प्रोजेस्ट्रोसाट। ये प्रोजेस्ट्रोसाट ये बहुत ही कॉमन और किसी भी मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है जो प्रोजेस्ट्रोसाट के फॉर्म में मिलता है। इसके बाद है LNG-20, ये भी कॉमन है। तो नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग दीज ऑल आर रिलेटेड टू इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, इजीली अवेलेबल है और कॉमन है। इसके बाद फिर हम IUDs के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। IUDs ये फेगोसाइटोसिस का काम करता है। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस को जो मेंटेन करता है। फेगोसाइटोसिस आपने 11th क्लास में सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। एक टर्म है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं वाटर ईटिंग सेल, फेगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग सेल। तो फेगोसाइटोसिस नेचर हेल्प के फॉर्म में IUDs हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रासेप्शंस डिवाइसेस के फॉर्म में होता है जो ये स्पर्म को फेगोसाइट करता है, यानी स्पर्म को खाता है, ख़त्म करता है विथ इन द यूटेरस एंड इट आल्सो सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी। IUDs जो होता है ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, चाहे किसी फॉर्म में पाया जाए, हार्मोन रिलीजिंग के फॉर्म में, कॉपर रिलीजिंग के फॉर्म में, या ये नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में पाया जाए। तीनों फॉर्म में
आईयूडीएस का सिर्फ एक ही काम होता है कि ये स्पर्म के ऊपर फेगोसाइटिक नेचर प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म के मोटिलिटी को, स्पर्म के फर्टिलिटी को ख़त्म कर सके, कम से कम कर सके, ताकि ये स्पर्म फर्टाइल ना हो और वेजाइना के अंदर, यूटेरस के अंदर जब ये इंटर कर जाए तो वहाँ एग के साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में अनसक्सेसफुल हो सके, ताकि प्रेगनेंसी ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए these special type of intrauterine devices are used. Next, IUDs are ideal contraceptive for females. Only intrauterine devices are used by females who wants to delay pregnancy or space in children. ये उन महिलाओं के लिए हैं जो प्रेगनेंसी को होने नहीं देना चाहती या एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा के लिए बीच में गैप चाहती है, 2 साल 3 साल जितना उनकी मर्जी हो। तो स्पेस फॉर चिल्ड्रेन एंड डिले फॉर प्रेगनेंसी, दिस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कैन बी यूज्ड। इट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड नाउअडेज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा बैरियर मेथड के फॉर्म में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है आज पूरे इंडिया में। ये बहुत ही लोगों को एक तरह से जागरूक करने का काम कर रहा है, बायोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, इस तरह के टॉपिक्स, सेक्स एजुकेशन के माध्यम से, ताकि लोग इस चीज़ के बारे में जानें और इसको फॉलो करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को दूर कर सके और प्रेगनेंसी के बाद दूसरे प्रेगनेंसी के लिए बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सके। ये स्पेस उनके नेक्स्ट चिल्ड्रन के ऊपर हेल्दी साबित होगा। एक बच्चे के बाद लगातार 1 साल के अंदर ही दूसरा बच्चा अगर हो जाए तो पहले बच्चे की तरह दूसरा बच्चा दिमाग से स्ट्रॉन्ग या बॉडी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। पहला बच्चा हमेशा हेल्दी होता है दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में, तीसरे बच्चे के कंपैरिजन में। तो अगर एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाए 2-3 सालों के लिए तो दूसरा बच्चे पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, वो भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया, कमज़ोर माँ जो होती हैं, जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की शिकार होती है, वैसे मदर्स के लिए स्पेस तो चाहिए ही चाहिए और कंटिन्यूअस जो प्रेगनेंसी होता है उससे भी बचना चाहिए। तो उसके लिए ये सारे नेचुरल बैरियर मेथड्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के फॉर्म में हैं। ये नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इसमें से जो सबसे कॉमन है लिप्सलॉप है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, लैंग 20 है और प्रोगेस्टोस्टार्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रिलेटेड इंट्रायूट्राइन मेडिसिन है जिससे प्रिवेंशन किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्शंस के फॉर्म में यूज करके। नेक्स्ट हम ओरल मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओरल मेथड को जनरली पिल्स बोलते हैं, जो दवा के फॉर्म में प्रेगनेंसी को कम करने के लिए या कॉन्ट्रासेप्शंस डिवाइस के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ जो ओरल पिल्स का यूज करते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन से बना हुआ होता है, जो आर्टिफिशियल फॉर्म में होता है। ये प्रोजेस्ट्रोजेन या ईस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोजेन दोनों के कॉम्बिनेशन फॉर्म में पाया जाता है पिल्स के रूप में, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो देखते हैं ओरल पिल्स के बारे में। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, ए स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन। ये 2 अलग अलग सेक्स हार्मोन्स है विच इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम और रिलीज्ड बाय फीमेल्स, दैट इज प्रोजेस्ट्रोजेन एंड ईस्ट्रोजेन।
तो इस्ट्रोजेन का जो अमाउंट होता है ये 50% और 50% प्रोजेस्ट्रोजेन का अमाउंट दोनों के कॉम्बो पैक यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म से भी पिल्स तैयार किया जाता है, और एक डायरेक्ट प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन्स से बनाया हुआ पिल्स रहता है। दोनों पिल्स का यूज किया जाता है ओरल पिल्स के फॉर्म में, मेडिसिन्स के फॉर्म में। ये कॉन्ट्रासेप्शंस मेडिसिन्स है जो प्रेगनेंसी को से बचाने का काम करता है। ये पिल्स के फॉर्म में पाया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के रूप में फीमेल्स में यूज किया जाता है, फीमेल्स इसका यूज करती हैं। पिल्स आर टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग फ्रॉम 5 days ऑफ menstrual cycle after a gap of 7 days. When menstruation occurs, it again repeated in same pattern. ये दवा थोड़ा थोड़ा खाने से ही मेंटेन हो जाता है प्रेगनेंसी, लेकिन इस दवा को खाने का एक डोज जो होता है ये डोज लगभग 21 डेज का होता है। इस 21 डेज में सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के जब मेंस्ट्रुएशन आता है तो मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के 5वें दिन के बाद इस दवा का यूज किया जाता है। व्हेन coitus or intercourse will be happen, then at the time of menstruation after 5th day of menstrual cycle, these medicines in the form of pills or tablets used by female for 21 days, हर 7 days को गैप के रूप में छोड़ेंगे और इसके बाद फिर से 21 डेज के लिए इस दवा को खाएंगे। तो 7 डेज जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है। जैसे मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फ्लो करता है फीमेल्स में, तो ये पीरियड 7 डेज का होता है। किसी किसी में 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 4 डेज, 6 डेज, हार्डली 7 डेज तक का होता है। तो 2 से 7 डेज तक का बीच का जो ये पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उस दौरान फ्लो करता है या साइक्लिकल चेंजेस होता है उस दौरान। तो ये 7 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर से लगातार इसका डोज को फॉलो करेंगे। टोटल 21 डेज इस दवा को खाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान छोड़ देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही ख़त्म होगा फिर से इस दवा का यूज करना शुरू करते हैं। टोटल 21 डेज प्रोजेस्ट्रोजेन या इस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोजेन दोनों के कॉम्बिनेशन पिल्स का यूज करते हैं। इट इनहिबिट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है? रिलीज ऑफ ओवम एंड फॉर्मेशन ऑफ यूटेरस लाइनिंग। ओवल्यूशन और इम्प्लांटेशन दोनों को इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा, रोकेगा। एंड सम सर्विकल म्यूकस टू एंट्री ऑफ स्पर्म्स। It also destroy or prevents the formation of some cervical mucus. Cervical mucus बोले तो वेजाइना के अंदर का पार्ट जो सर्विक्स कहलाता है, तो सर्विक्स के अंदर म्यूकस लेयर होता है जिसको वेजाइनल वाल या यूटेरस वाल भी कहते हैं। तो वहाँ ये क्या करता है? म्यूकस के फॉर्मेशन को होने नहीं देता, म्यूकस के फॉर्मेशन को स्टॉप करता है ताकि स्पर्म उस चीज़ से टच न कर सके और वहाँ जो प्रेजेंट एग है उस एग के साथ फर्टाइल ना हो सके। तो स्पर्म अपने आप डेथ करके बाहर चलाता है। ये तब होता है जब हम यूज करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन से रिलेटेड ओरल पिल्स के फॉर्म में यूज किए जाने वाला प्रोजेस्ट्रोजेन या इस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोजेन के कॉम्बिनेशन टैबलेट के रूप में। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव एंड हैविंग लेस साइड इफ़ेक्ट्स। जनरली कुछ दवाओं का यूज़ जब फीमेल्स करती हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तब कुछ मेडिसिन्स ऐसे भी होते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं। लेकिन ये जो पिल्स या टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाने वाला ओरल मेथड्स को जो फॉलो करते हैं हम, यहाँ साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस बहुत ही कम रहता है और ये मोर इफ़ेक्टिव भी है, यानी ज़्यादा असर करता है प्रेगनेंसी को ख़त्म करने में। प्रोजेस्ट्रोजेन pills works within 72 hours of coitus.
प्रोग्रेस्ट्रोजेन जो दवा है ये पिल्स के फॉर्म में जिसका यूज कर रहे हैं, ये 72 डेज में अपना असर पूरा करके प्रेगनेंसी से बचाने का काम कर देता है फाइनली। तो 72 डेज का ये टाइम 72 आवर्स का ये टाइम लेता है प्रोजेस्ट्रोजेन पूरी तरह से प्रेगनेंसी को ख़त्म करने में। इट इज़ यूज टू एवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। जनरली हम प्रोजेस्ट्रोजेन पिल्स का यूज़ एक तो डायरेक्ट प्रेगनेंसी के दौरान करते ही हैं। अभी समाज में रेप जैसे कांड बहुत ज़्यादा होता है, तो रेप या अनवांटेड इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से बचने के लिए भी प्रोजेस्ट्रोजेन पिल्स का यूज किया जाता है। और ये पिल्स इतना ज़्यादा असरदार होता है कि 72 आवर्स के अंदर ही अपना काम कर लेता है और प्रेगनेंसी को पूरी तरह से ख़त्म करने का काम कंप्लीटली कर लेता है। तो रेप किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ जब होता है, उस दौरान इस चीज़ को या इस चीज़ से बचने के लिए, यानी प्रेगनेंसी से बचने के लिए प्रोजेस्ट्रोजेन पिल्स का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से सेफ होया जा सके। सहेली ये नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इंडिया में। इसको वंस अ वीक के नाम से जाना जाता है, यानी सप्ताह में एक बार यूज करने से, पूरा सप्ताह के लिए एक बार यूज करने से आफ्टर क्वाइटस और आफ्टर इंटरकोर्स के बाद एक सप्ताह तक लगातार यूज करने से सहेली का एक पिल्स के फॉर्म में ये दवा है, पूरी तरफ से बचा जा सकता है प्रेगनेंसी से। तो प्रेगनेंसी से बचाव के लिए, रेट ऑफ पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए, मोर्टेलिटी और इन्फेंटिलिटी रेट को देखते हुए देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ओरल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स। और इन सबसे काम ना चले तो नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, जहां मेल और फीमेल दोनों के नर्व्स को कट करके फिर से स्किनी थ्रेड से टाइड कर देते हैं। फीमेल में हम ओविडक्ट वाले पोर्शन को दोनों साइड से कट करते हैं, इसको ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस कहते हैं। और मेल में वास डिफरेंस और वास डिफरेंस वाला पोर्शन जो होता है, जो स्पर्म से जाकर इस पेनिस वाले पोर्शन में जुड़ता है, तो वास डिफरेंस वाले पोर्शन को हम कट करते हैं और कट करने के बाद वहाँ भी स्किनी थ्रेड से टाइट कर देते हैं ताकि स्पर्म निकलकर पेनिस तक आ ही ना सके। और इस प्रोसेस को वास्कोटोमी कहते हैं। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, मेल में वास्कोटोमी। फीमेल में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ओवरी से यूटेरस तक जो नर्व्स ओविडक्ट के फॉर्म में या फॉलोपियन ट्यूब के फॉर्म में रहता है उसको कट करते हैं ताकि ओवरी से निकलने वाला एग फर्टिलाइजेशन होने के लिए यूटेरस या वेजाइना के अंदर आ ही ना सके और स्पर्म जाने के बाद भी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का काम किया है, लोगों को इसके लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि वे सर्जिकल मेथड को फॉलो कर सके और प्रेगनेंसी से बच सके, साथ में सेफ सेक्स का यूज भी कर सके। इसके अलावा रेट ऑफ पॉपुलेशन को डाउन करने का भी काम कर सके, हेल्दी वेल्दी फैमिली को बनाए रखे, स्मॉल फैमिली बना रहे उनका। इस चीज़ के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं और इस मेथड को फॉलो किया जाता है बोथ मेल और फीमेल दोनों के अंदर। ये बेस्ट मेथड है
प्रेगनेंसी से बचने के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स का यूज करने से बचने के लिए। ये मेथड तब फॉलो किया जाता है जब किसी भी पेरेंट्स के 2 बच्चे हो जाएं या 3 बच्चे हो जाएं, इसके बाद वो चाहे कि हम हमेशा के लिए प्रेगनेंसी से बच सके और नेक्स्ट हमारा बच्चा भी ना हो, साथ में हम सेक्स का भी एंजॉय कर सके। उस दौरान इस मेथड का यूज किया जाता है ताकि इस मेथड के यूज से प्रेगनेंसी से पूरी तरह से बचा जा सके। लेकिन इस मेथड का यूज करने में थोड़ा बहुत ये इफ़ेक्टिव नेचर है, इसको हम साइड इफ़ेक्ट्स भी बोल सकते हैं या पुअर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफ़ेक्ट्स भी बोल सकते हैं, जिसके वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिटेशंस, एलर्जी, ईचिंग, इसके अलावा और भी यहाँ पे एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब होने का चांसेस थोड़ा होता है। फिर से हम बात कर रहे हैं। सर्जिकल मेथड इज आल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन विच इज़ यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। बाय यूजिंग दिस मेथड इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। ये फीमेल के अंदर गैमेट ट्रांसपोर्टेशन ओवरी से निकलने वाला एग होता है जो ट्रांसपोर्ट करके ओवरी से निकलकर फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूटेरस में आ जाता है जहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फिर मेल में गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन स्पर्म के रूप में होता है जो टेस्टिस से निकलकर पेनिस में चला आता है और पेनिस से क्वाइटस के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान ये फीमेल वेजाइना से यूटेरस पहुंच जाता है। तो ये गैमेट ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो गैमेट ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करने का काम करता है ये सर्जिकल मेथड। इट इज़ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज़ यूज्ड बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट। इस मेथड को फॉलो करने के लिए हमेशा एक बढ़िया डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स, जिसको बोल सकते हैं वेल क्वालिफाइड प्रैक्टिशनलिस्ट के थ्रू इसका हम यूज करते हैं। तो इसके यूज करने के बाद कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होने का भी चांसेस रहता है। अगर हम एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं या वेल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो इनके मदद से इस चीज़ को फॉलो करना आसान हो जाता है। साधारण डॉक्टर या नॉन प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं या नॉन नॉलेजेबल डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको झूला छाप डॉक्टर बोलते हैं, तो उनके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है मेल और फीमेल दोनों में। इस ऑपरेशन, इस सर्जिकल मेथड को फॉलो करने के बाद हम बताने जा रहे हैं। दिस टेक्निक इज़ हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। एंड व्हाट आर रिवर्सिबिलिटी वी सी हियर? आफ्टर यूजिंग दिस मेथड मे सम प्रॉब्लम कॉजेज लाइक एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ ऑपरेशन किया हुआ है, जहाँ सर्जरी किया हुआ है, वहाँ से अपने आप ब्लड निकलना शुरू हो गया। यानी ऐसा तब होता है जब सही ढंग से स्टिचिंग ऑफ स्किन इज़ नॉट फुली कंप्लीटली, यानी दो स्किन को सही ढंग से मिलाकर उसको स्टिच नहीं किया गया है, सिया नहीं गया है, उसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आता है जहाँ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है, टूट जाता है और टूटने के बाद वहाँ से ब्लड अपने आप निकलने लगता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसके बाद एलर्जी, ईचिंग और कभी कभी इसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर जैसा डिजीज़ भी ऑकर्स हो सकता है फीमेल्स के अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है। मोस्टली फीमेल्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम देख रहे हैं कौन कौन सा प्रोसेस को फॉलो करके सर्जिकल मेथड यानी स्टरलाइजेशन प्रोसेस को कम्प्लीटली हम करते हैं, जो प्रेगनेंसी से बचाने का काम करता है। तो हमने बताया ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस,
ये ऐसा प्रोसेस है जो मेल के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। यहाँ कुछ इस तरह से ये स्क्रोटम है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। यहाँ से मैंने बताया था बहुत सारे नर्व्स हैं जो आकर पेनिस से जुड़े हुए होते हैं। ये पेनिस है सपोज डैट, ये फिर स्क्रोटम है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम इस लेयर को काट देते हैं दोनों साइड से, क्योंकि यही नर्व्स आकर सीधे पेनिस में मिल जाता है। यहाँ के ग्लैंड होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको बोलते हैं। तो इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के माध्यम से होते हुए दोनों ये क्या करता है, पेनिस तक पहुँच जाता है और सेक्सुअल रिलेशन, इंटरकोर्स और क्वाइटस के दौरान ये इस पेनिस से होते हुए सीधे वेजाइना के रास्ते यूटेरस में चला जाता है जहाँ फर्टिलाइजेशन करता है। तो फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए ही, अनवांटेड प्रेगनेंसी को पूरा करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। यहाँ ये स्ट्रक्चर वास डिफरेंस कहलाता है। वास डिफरेंस ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड। ये स्क्रोटम टेस्टिज हो गया, टेस्टिज है, ये स्क्रोटम है। ये पेनिस है जिसको ग्लांस पेनिस भी बोलते हैं। तो ये वास डिफरेंस का स्ट्रक्चर है जो अंदर में इस तरह से रहता है स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो ये वास डिफरेंस एक तरह का नर्व्स है जिस नर्व्स के थ्रू स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन से निकलकर, इसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर वास डिफरेंस वाले पोर्शन में से होते हुए ये पेनिस में जाता है। तो इस वास डिफरेंस वाले पोर्शन को दोनों साइड से कट कर देते हैं, यानी यहाँ हम कट करेंगे। अब इस कट करने के बाद, यहाँ कट करने के बाद ये हल्का सा ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद फिर हम वास डिफरेंस वाले पोर्शन को कट कर देते हैं दोनों साइड से। तो कट किए हुए पोर्शन को इधर हम टाइड कर देते हैं, यानी ये स्किनी थ्रेड से इसको हम फिर से बांध देते हैं। बीच में गैप आ गया। अब ये नर्व्स है, इस नर्व्स के थ्रू स्पर्म निकलकर पेनिस में जाता, लेकिन अब नहीं जा पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कट कर दिया है। ये कट कर दिया गया है, दोनों पोर्शन कट कर दिया गया। तो कट करने के बाद इस तरह से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स का ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे इंटरकोर्स के दौरान, क्वाइटस के दौरान यहाँ से निकलने वाला स्पर्म फीमेल वेजाइना के अंदर नहीं जा पाएगा और सेफ सेक्स भी हो जाएगा। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ, यहाँ पे वास्कोटोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ या पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम के ऊपर हल्का सा चीरा लगाकर, इस वाले पोर्शन के पास हल्का सा चीरा लगाकर हम वास्कोटोमी के केस में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को हम रिमूव कर देते हैं और फिर उसको टाइड कर देते हैं। इट इज़ स्टरलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन मेल। ये मेल के अंदर इस तरह का प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वास्कोटोमी। वास्कोटोमी ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस है। अब हम देख रहे हैं फीमेल में क्या होता है। तो फीमेल में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू वेजाइना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ये फीमेल पार्ट है सपोज दैट, यहाँ ये दोनों पार्ट ओवरी हो गया, ओवरी हो गया। अब यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है और ये अंदर के पार्ट से आकर मिल जाता है। इस पार्ट को यूटेरस कहेंगे, यूटेरस कहेंगे। इस पोर्शन को हम ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब बोलेंगे,
फॉलोपियन ट्यूब बोलेंगे। और ये वेजाइना का पोर्शन हो गया, वेजाइना हो गया। ये रेक्टम पोर्शन हो गया, अंदर का पोर्शन सर्विक्स कहलाता है, सर्विक्स कहलाएगा। तो ये पोर्शन कहलाएगा ओवरी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ओवरी से जुड़ा हुआ एक नर्व्स होता है जिसको हम ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो दोनों साइड से इसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद इसको हम टाइट कर देते हैं, इसको हम टाइट कर देते हैं दोनों साइड से। तो ये कट किया हुआ पोर्शन की वजह से क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफ़र, यानी जो यहाँ पे ओवीसी ओवरी के अंदर ओवम है या एग है, तो ये एग या ओवम का ट्रांसपोर्टेशन ओविडक्ट के रास्ते से यूटेरस के अंदर नहीं हो पाता है। तो ये हल्का सा इंसीजर का यूज करके, इंसीजर मतलब यहाँ पे हल्का सा कट करके हम क्या करते हैं, इस फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट वाले पोर्शन को रिमूव करते हैं। इसके बाद फिर टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ गैमेट का ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन यूटेरस के अंदर नहीं हो पाता, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ स्पर्म अगर पहुँचता भी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। स्पर्म अगर यहाँ पहुँचता भी है तो यहाँ ओवम नहीं आ पाएगा इसके माध्यम से, क्योंकि यहीं ब्लॉकेज हो गया, यहीं स्टरलाइज कर दिया गया। इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट कम्प्लीटली नहीं हो पाएगा। स्पर्म जाने के बाद भी ओवम से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस मेथड का यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फॉर्म में, स्टरलाइजेशन मेथड के फॉर्म में, जहां सर्जिकल प्रोसेस को फॉलो करके हम मेल में वास्कोटोमी यानी वास डिफरेंस को काटते हैं, फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काटते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी। तो इस तरह का मेथड को फॉलो करके हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस को मेंटेन करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे तरफ से डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इस पॉपुलेशन को भी अवॉइड कर सकते हैं, इस पॉपुलेशन से भी बचा जा सकता है। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर मेथड्स, ओरल पिल्स, सर्जिकल मेथड और नेचुरल डिवाइस, नेचुरल मेथड्स का यूज करके हम लीड्स ऑफ प्रेगनेंसी से बचने का काम कर रहे थे। इसके बाद हम अगले टॉपिक में MTP मेडिकल टर्मिनेशन पॉइंट के थ्रू मिलेंगे और STDs के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में MTP और STDs के बारे में डिटेल से जानेंगे। आज का टॉपिक है MTP। MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जनरली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एबॉर्शंस भी बोलते हैं, और एबॉर्शन करने के लिए ही इस टर्म का यूज किया जाता है बायोलॉजी के भाषा में। MTP को इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 1971 में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, फिर भी MTP प्रोसेस जारी है। जनरली रेप केसेस में या जो अनसेफ मेटिंग हो जाता है किसी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, तो वैसे रिलेशंस को एवॉइड करने के लिए वहाँ उनके बच्चे को एबॉर्शन कराने के लिए MTP प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि फीमेल फ्यूटिसाइड को किल करने के लिए भी MTP प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं MTP के बारे में। It is also known as medical termination of pregnancy. It is also called induced abortion, which is legalized in India in 1971. पूरी तरह से इंडिया में इसको 1971 में MCI के थ्रू, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू पूरी तरह से लीगली बैन कर दिया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एबॉर्शन कराने का ही एक प्रोसेस है, डैट इज़ कॉल्ड MTP। अबाउट 40 to 50 million MTP आर प्रीफर्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड
which is about 1/5 of total number of conceived pregnancies in a year. पूरे ईयर में जितने भी डिलीवरीज होते हैं उन सारे डिलीवरीज में अबाउट 40 to 50 मिलियंस डिलीवरी MTP के थ्रू होता है. That is not called fully delivery, it is called abortion in world. Total 1/5 per year abortions होता है. That is in number 40 to 50 millions. MTP are considered safe during first trimester, but in second trimester abortion is much more risky. जनरली एबॉर्शन कराने का जो एक पीरियड होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज होता है, यानी 1 से लेकर 12 वीक्स का जो समय होता है. इस दौरान अगर एबॉर्शन हो जाए तो ये बेटर सिचुएशन होता है. लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी आफ्टर 12 वीक्स वाले स्टेज में हम इंटर करते हैं, उस दौरान एबॉर्शन कराना बहुत ही रिस्की हो सकता है. तो MTP प्रोसेस को सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करना रिस्की हो सकता है. इफ फ्यूटस इज फीमेल इट इज़ आल्सो फॉलोड बाय MTP आफ्टर एमनियोसिंथेसिस टेस्ट, सो इट इज़ लीगली बैंड. एमनियोसिंथेसिस टेस्ट के बारे में हमने बताया था कि ये जनरली फीमेल फ्यूटिसाइड को पहचान करने का एक टेस्ट है. इट इज़ टेस्ट रिलेटेड टू ऑब्जर्विंग सेक्स, आइदर इट इज़ मेल और फीमेल. तो फीमेल फ्यूटिसाइड को ऑब्जर्व करना और उसको किल करना ये भी MTP प्रोसेस के थ्रू जारी है, इसलिए इसको लीगली बैन कर दिया गया है. यहाँ एक क्वेश्चन है, वाई MTP इज़ यूज्ड. MTP का यूज़ क्यों होता है, तो देखते हैं. MTP इज़ जनरली प्रीफर्ड टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप केसेस और कॉजुअल रिलेशनशिप्स, ऑल्सो इन केसेस व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और फॉर किलिंग फीमेल फ्यूटिसाइड. जनरली MTP का ज़रूरत तब पड़ता है जैसे रेप केसेस में. तो रेप केसेस में एबॉर्शंस कराना मस्ट होता है, क्योंकि वहाँ अगर बच्चा ठहर जाए तो ये नाजायज़ औलाद कहलाएगा. तो ऐसे केस में समाज में एक बैड मैसेज जाता है, निगेटिव मैसेज जाता है. तो इस चीज़ से बचने के लिए रेप केसेस के बाद एबॉर्शंस कराया जाता है MTP के थ्रू. इसके अलावा जो कॉजुअल रिलेशनशिप्स बनता है किसी गर्ल्स या बॉयज़ में टीनेजर्स एज के दौरान, तो इस दौरान भी MTP प्रोसेस को फॉलो किया जाता है. या कोई फीमेल बार बार प्रेगनेंसी से बचना चाह रही है तो उस प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी MTP का सहारा लिया जा सकता है. या फीमेल फ्यूटिसाइड्स को किल करने के लिए भी MTP का सहारा लिया जाता है. तो MTP का यूज इसलिए किया जाता है ताकि MTP से रेप केसेस से बचा जा सके. इसके बाद फिर जो कॉजुअल रिलेशनशिप्स होता है बिटवीन टीनेजर्स, इससे बचा जा सके. और जो कंटिन्यूअस प्रेगनेंसीज लीड्स करती हैं फीमेल्स, तो वहाँ बचा जा सके. इसके अलावा फीमेल फ्यूटिसाइड्स को किल करने के लिए भी MTP का यूज किया जाता है. तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछता है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं STDs के बारे में. दिस इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को हम जनरली वेनरल डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं. डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. कोई भी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्फेक्शंस कॉज करता है, किसी तरह का डिजीज़ कॉज करता है, देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. दैट मीन्स डिजीज रिलेटेड टू सेक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीजेज और रिप्रोडक्टिव इन्फेक्टेड डिजीजेज.
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर प्रिंसिपल्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्या मेन प्रिंसिपल है ताकि एसटीडीज से कंट्रोल किया जा सके, खुद को अवॉइड किया जा सके। तो एसटीडीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे सेक्स रिलेशन बनाने से, खासकर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस को फॉलो करने से खुद को अवॉइड करना होगा। इसके अलावा जब भी सेक्सुअल रिलेशन बने उस दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज करना होगा। इसके अलावा किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशन के बाद अगर डाउट हो तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक्सपर्ट या एक डॉक्टर से मिलकर उस क्लियरिटी को सही ढंग से क्लियर करने का कोशिश करना चाहिए ताकि बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ क्वेश्चन था, व्हाट आर मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। तो जनरली जो एसटीडीज है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, ये 15 से 25 साल वाले लड़के या लड़कियां ज़्यादा इस डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं। ये एक अनुमान है, इट्स नॉट क्लियर फैक्ट, इट्स ओनली इमेजिनरी। तो 15 से 25 साल वाले बच्चे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं और इसका बेटर क्योरनेस खुद हम हैं, यानी प्रिवेंशन इज इन आवर हैंड, दैट इज एवॉइड सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, यानी वैसे पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन कभी नहीं बनाना चाहिए जो मल्टीपल सेक्स को फॉलो कर रहे हो, या अननोन पार्टनर के साथ जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उनके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। दूसरा है, ऑलवेज यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, क्वाइटस के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के रूप में कॉन्डम्स मेल और फीमेल दोनों को यूज करना चाहिए ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सके। तीसरा है, इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर ईयरली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीटली ट्रीटमेंट बाय चेकिंग। तो किसी भी तरह का डाउट हो अगर सेक्सुअल रिलेशन के दौरान तो तुरंत एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड बेटर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब कुछ देखते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन से होते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर गोनेरिया। जनरली ये जो गोनेरिया है ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जनरली मेल्स इससे इफेक्टेड होते हैं। दूसरा है सिफिल्स। सिफिल जनरली फीमेल्स में होता है, ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान फीमेल्स इससे इन्फेक्टेड हो जाती हैं। इसके अलावा है जिनाइटल हार्पिस, एक तरह का वायरल डिजीज़ है ये। ट्राइकोनोमोनासिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी, क्लैमाइडियासिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। जिनाइटल ओट्स एंड नेक्स्ट इज एड्स, ये वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसके बारे में हम चर्चा दोबारा कर रहे हैं। जैसे गोनेरिया। गोनेरिया एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल को इन्फेक्ट करता है और इस दौरान मेल का जो पेनिस है उसके ऊपर रेडनेस या दाना दाना की तरह कुछ इन्फेक्शंस हो जाता है जिससे मेल पेनिस पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है और आगे सेक्स रिलेशन में बहुत दिक्कत होता है। ये धीरे धीरे पूरे बॉडी पार्ट को पूरी तरह से इन्फेक्टेड करके डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा है सिफिल्स। सिफिल जनरली फीमेल्स वेजाइना या वेजाइनल ऑर्फिस को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू इन्फेक्टेड करता है। उस दौरान यहाँ भी क्या होता है, रेडनेस आ जाता है, फिर यहाँ भी दाना दाना टाइप का निकल जाता है जिससे क्या होता है फीमेल्स जब टॉयलेट करती हैं तो टॉयलेट के दौरान भी उनको दर्द होता है। इसके अलावा कुछ पसेस निकलता है वेजाइनल ऑर्फिस के थ्रू।
तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ भी बहुत दिक्कत होता है और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा इन्फेक्शंस का रूप धारण कर सकता है। तो गोनेरिया और सिफिलिस मेल और फीमेल में होने वाला एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जीनाइटल हैर्पिस, एक तरह का ये वायरल डिजीज़ है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जीनाइटल डक्ट को ये डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद है ट्राइकोमोनासिस और क्लेमाइडेसिस, ये दोनों एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करता है, इन्फेक्टेड करता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का ही एग्जाम्पल है और ये डिजीज़ एड्स से भी खतरनाक है ऐसा माना जाता है। हेपेटाइटिस बी इज़ वेरी डेंजरस इन फ्रंट ऑफ एड्स। तो नेक्स्ट है एड्स, AIDS। एड्स के बारे में हमें डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ना है, 8 चैप्टर में। लेकिन एड्स जो है ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है जो HIV वायरस के थ्रू होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के थ्रू होता है। इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल या अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन के दौरान होने का चांसेस बनता है, जहां हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते, अपने आप को प्रिवेंट नहीं करते, अपने आप को सेफ रखने का कोशिश नहीं करते, उस दौरान एड्स होने का चांसेस और ये जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये सब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सारे स्टडीज़ से यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने का उपाय हमारे पास है, बस हमारे तरफ से सेफ्टी उस दौरान होना चाहिए जब हम सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं या बनाने जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ इसीलिए करना होता है ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल और वायरल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा जा सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके और सेफ सेक्स का सक्सेसफुल सेक्स हो सके। तो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, दूसरा STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं